राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे, है ना। दो ऐसे राष्ट्रपति बताओ, एक तो वीवी गिरी थे, दूसरा कौन था? इनमें से किसको रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट कहते हैं? अच्छा, ये दोनों इलेक्शन में एक साथ लड़े, कौन हारा? और नीलम संजीव रेड्डी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से कन्नी काट ली, चले गए छोड़ के। फिर ये वापस आए और कितनी अजीब बात है, निर्विरोध निर्वाचित हुए। 37 लोगों ने नाम भरा, 36 एक अकेले रेस में थे और यही फर्स्ट आए। तो फिर ये निर्विरोध निर्वाचित, ये निर्दलीय उठे थे। याद होगा ना ये सारी बातें। इंडिया में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसने 4 पीएम का दौर देखा? आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन। कल टाइम कम था, हमने मेन बात की थी, आज हम प्रॉपर पढ़ेंगे। बताओ जरा कितने पेजेस हमने पढ़ लिए थे? राष्ट्रपति जहां शुरू होता है, पेज नंबर 96 कंप्लीट था। 97 पे योग्यताएं पढ़नी थी। मैंने समझा तो सारा दिया था ना। एक बार बोर्ड पे देखो, 5-7 मिनट, फिर ये सारा टॉपिक आज क्लियर। राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? आर्टिकल 52 से 78। सारी बातों में एक नाम कॉमन आएगा, किसका? राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का या मंत्री परिषद का, क्योंकि इसमें 52 है, 63 है, 74 है। और ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में आपस में संबंधित हैं। ये इसका काम देखता रहेगा और जरूरत पड़ी तो ये इसका काम कर देगा। ये इन सब की नजर रखेगा, पूरी मंत्री परिषद की। किसका यूज करता रहेगा? पीएम से जानकारी का। आर्टिकल 78 यही तो था। यानी पूरे देश की 3 बड़ी हस्तियां, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम या मंत्री परिषद, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन है। इसी में योग्यताएं आती हैं और वो कॉमन योग्यताएं तुम जानते हो, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 साल का हो, कहाँ का मेंबर बनने की योग्यता, मेंबर हो या योग्यता रखता हो। और आपके देश में ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जब ये राज्यसभा की योग्यता वाले बने हैं। 2 मोटे एग्जाम्पल तुम्हें याद अगर रखने हैं तो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। वो जब राज्यसभा के थे तभी तो पीएम बने थे ना। हम यहाँ राष्ट्रपति की बात करें, पर क्योंकि राष्ट्रपति भी लोकसभा से संबंध है इसलिए जोड़ दिया यहाँ पीएम को भी। ये सब एक जैसे हैं। अब आज जब हम इनकी योग्यताओं की बात करेंगे तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता, बाकी सब कॉमन है। फिर इसकी अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम, महाभियोग। इसको थोड़ा सा सुन लो फिर जल्दी तैयार होगा। एक आर्टिकल 56 और एक आर्टिकल 61। 61 प्रोसेस है कि किस तरह से लगेगा और क्यों लगेगा, क्यों, कारण। कारण अगर कहें तो 56 में है और सिर्फ एक कारण है, अगर ये संविधान का उल्लंघन करता है या कह दो संविधान के अकॉर्डिंग अपने काम को नहीं करता तो इसके ऊपर महाभियोग चल पड़ेगा। कैसे चलेगा, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 61 में। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो, इसको हटाने का इकलौते आदमी के प्रोसेस का नाम है महाभियोग, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। और या तो ये लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। इसमें लोकसभा के सभी यानी 543 और राज्यसभा के 233 + 12 ये सब बैठेंगे। इसमें इसके इलेक्शन में आए थे विधानसभा से भी, उनको नहीं बुलाया। इसके इलेक्शन में एक्सपर्ट्स नहीं थे, उनको बुला लिया। पेपर में ऐसे घुमा के पूछते हैं कि निम्न में से कौन से ऐसे वर्ग के लोग हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में थे लेकिन महाभियोग में नहीं है, तो कौन है वो लोग? विधानसभा। और ऐसे कौन है जो इलेक्शन में थे, नहीं थे लेकिन अब हैं? एक्सपर्ट्स। अब एंग्लो इंडियन पुरानी बात हो गई, अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जिस किसी को दिक्कत होगी राष्ट्रपति से, जनरली ऐसे चांसेस राज्यसभा के ना होके लोकसभा के हैं। फिर भी कह दिया दोनों में से जिसको दिक्कत हो 1/10 ये 1/4, 1/4, 10 तो कोरम में था, 1/4 यानी इसका 1/4 एक कागज पे साइन करो कि भाई हम राष्ट्रपति को इन इन कारणों से दुखी होके हटाना चाहते हैं। कोई कारण तो बताओगे ना। इसने जिस भी किसी सदन से आया उसके 1/4 ने साइन किए और इसके घर, राष्ट्रपति के घर भिजवा दिया। अब राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया
जो ये बातें हमने लिखी हैं, हमें दिक्कत है आपसे, इनके पक्ष में अपने विचार रखो। भाई क्यों हमें दिक्कत, तुमने ऐसा क्यों किया? और अगर तुम्हारी बात से हम सहमत हुए, ये तो 1/4 है ना, जब ये आएगा 14 दिन बाद तो यहाँ सब बैठे होंगे, और अगर इन बैठे लोगों में से 2/3 ने कहा कि राष्ट्रपति गलत कर रहा है और राष्ट्रपति इस काबिल नहीं है कि ये कुर्सी पे बैठा रहे, तो फिर यहाँ से मान लिया गया ये पारित हो गया। ये दूसरी के पास गया, किसके पास? राज्यसभा इसकी जांच करेगी, और जांच करने का हक उसको होता है जजमेंट का जिसमें कोई लायकियत हो। तो यहाँ जाके दिखता है कि ये न्यायिक काम भी कर सकती है लोकसभा और राज्यसभा, इसीलिए इनको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। महाभियोग के प्रोसेस को कहते हैं सेमी जुडिशियरी प्रोसेस है ये, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि एक ने प्रॉपर उस पर बातचीत की, दूसरे ने इस पे क्या कर दी, जांच। अगर जांच में पाया गया, 2/3 ने पाया कि हाँ राष्ट्रपति गलत है, दोनों के 2/3 मतलब विशेष बहुमत, दोनों का प्लस लग के अलग अलग, इकट्ठे नहीं बैठना, और अगर ये पारित हो गया तो राष्ट्रपति ने गलत किया या नहीं किया, अब उसको हटा दिया जाएगा महाभियोग के प्रोसेस से। हमारे देश में आज तक कभी कोई राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटा। ये दोनों पॉइंट पहले पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पेज 97 पर योग्यताएं दी गई हैं सबसे ऊपर, फटाफट से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 58 कहाँ से स्टार्ट था ये राष्ट्रपति? 52 से, और 63 तक तो सिर्फ राष्ट्रपति ही था, फिर 63 से और 74 तक उपराष्ट्रपति था। ये टिक कर लो 58। फिर पढ़ो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, टिक करो 58 और योग्यता, ये याद रखना। पहली, भारत की नागरिकता हो, मूल नागरिक या नागरिक? नागरिक, मूल कोई शब्द नहीं है। नेक्स्ट, न्यूनतम कितनी एज हो? 35 साल। अन्य ऐसी योग्यताएं जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक हैं, सदस्य हो या योग्यताएं हो? नेक्स्ट पढ़ो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक हो? ये मैंने बता रखा है ना, नहीं तो हर कोई। ये प्रस्तावक कौन? एमएलए, एमपी, और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। यदि किसी प्रत्याशी को वैध मतों का, वैलिड वोट्स का 1/16 या 1/6, हाँ ये गलत है, 16 का 1 काट दो, 1/6, 1/6 नहीं मिला, कितनी जमानत राशि थी? 15,000। कहाँ जाएगी वो? आरबीआई। कल हमने पढ़ा था एक की जब्त भी हो गई थी, नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन अगली बार कैसे बने? निर्विरोध, अगली बार कोई वैलिड ही नहीं था। ये टिक कर लो, 1/6 कर लेना इसको। भाग के बराबर मत नहीं मिलते तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यहाँ लिख लो 15,000 आरबीआई में, 15,000 रुपए आरबीआई में। किसकी जब्त हो गई थी? नीलम संजीव, क्योंकि नीलम को किसने सपोर्ट नहीं किया? खुद कांग्रेस ने अपना मेंबर बना के, और सपोर्ट ही नहीं किया। लिख लो यहाँ नीलम संजीव रेड्डी, फिर याद रहती हैं चीजें साथ लिखी हुई। नीलम संजीव रेड्डी जब्त के डबल टिक कर लो, इनकी जमानत राशि जब्त हुई थी। किसकी टक्कर में खड़े हुए थे ये? वीवी गिरी। यानी कौन से सन का इलेक्शन था ये? 1969 का। 67 से 69 तो जाकिर हुसैन थे ना। चलो आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का, टिक कर लो 56 कार्यकाल। 58 में क्या थी? योग्यता। 52 में था इसका पद, तो टिक कर लो 56 में कार्यकाल। फिर पढ़ना आगे, का उपबंध किया गया अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, अंडरलाइन करो, राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 5 साल से आगे बढ़ना हो तो इलेक्शन। कितने गए हैं आज तक? 1 गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाकी दूसरा कोई नहीं गया। नेक्स्ट करना, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है और उस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है तो ये चुनाव होगा, क्योंकि आपके देश में कितनी विधानसभाएं? 30। कभी ना कभी एक आधी भंग मिलेगी, तो राष्ट्रपति नहीं रुकेगा उसके लिए, चाहे विधानसभा के सदस्य उसमें वोट न डालें। अगर लोकसभा भंग हुई तो भी होगा, यहाँ लिख लो, देखो यदि लोकसभा भंग हो तो भी इलेक्शन होगा। राज्यसभा भंग हुई तो हो ही नहीं सकती, स्थायी है, उसी के भरोसे तो करेंगे। यदि लोकसभा भंग हुई तो भी इलेक्शन होगा, यानी एमएलए ना आए तो भी होगा, एमपी लोकसभा ना आए तो भी होगा, क्योंकि एक अकेली राज्यसभा कर देगी। चलो अगला देखें, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर पेपर में आया प्रक्रिया तो क्या टिक करके आओगे? 61, और वो कहीं कारण तो 56। यहाँ ये बात लिखो अनुच्छेद 56 में, इसी के पास लिखो, अनुच्छेद 56 में महाभियोग का कारण बताया गया है। 56 में महाभियोग इम्पीचमेंट का कारण, और प्रक्रिया 61 में, वो इन्होंने लिखा ही हुआ है। 56 में कारण,
अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे और समझेंगे। संविधान के अनुच्छेद 61 अंडरलाइन करो। संविधान का अतिक्रमण, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से उल्टा चलना। तो ये तो कारण हुआ ना, यही तो कारण हुआ संविधान से उल्टा चलना के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो कौन से दो आर्टिकल महाभियोग के बारे में? 56 और 61। 61 1/4, 2/3, 14 दिन की बात करेगा, और 56 क्या कहेगा? ये संविधान का अतिक्रमण। इसके ऊपर दोबारा लिख लो, जहां लिखा ना अतिक्रमण, इसको डबल टिक करके लिख लो, अनुच्छेद 56, वहां यही लिखी है बात। संविधान का अतिक्रमण आर्टिकल 56 में लिखा है, और पूरा प्रोसेस किसमें है? 61 में। नेक्स्ट पढ़ो। संसद के किसी भी सदन, अंडरलाइन कर लो, किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में उस सदन के 1/4 सदस्य, टिक करना, 1/4 मेंबर 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ संकल्प प्रस्तावित करने का आशय प्रकट करेंगे। ये पारित नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ पेश किया कि भाई हमें ऐसा लगता है ये आदमी ठीक काम नहीं कर रहा, और ठीक काम सिर्फ क्या बेस होना चाहिए? संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन कर रहा है लॉ की किताब की। नेक्स्ट पढ़ो। ये संकल्प उस सदन की कुल संख्या के, अंडरलाइन करो, उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब लगाई शुरुआत की तो कितना था? 1/4। कितने दिन का टाइम दिया? 14 दिन। वापस आके 14 दिन में राष्ट्रपति आके अपनी बात रखेगा, फिर कितने पारित करें? 2/3। अगला भी टिक करना। यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और जांच करने वाले सदन, जांच करने वाला कौन होगा? कोई भी हो सकता है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, जिसने पारित किया उससे दूसरा। तो ये अंडरलाइन कर लो। आरोप सिद्ध हो जाते हैं और जांच करने वाले सदन के द्वारा कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। फिर पढ़ लो। तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित किए जाने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। अब ये इन्होंने दूसरे सदन ने कैसा काम किया? इन्होंने जांच का, इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसीलिए लिख लो, यहाँ जहां जांच लिखा है ना, इसके ऊपर लिख लो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। पहली लाइन में ही जांच लिखा था, ऊपर देखो, उसी जांच के ऊपर लिखो अर्ध न्यायिक, क्योंकि जांच हर कोई नहीं करता, जिसको न्यायालय की तरह अधिकार होगा वही जांच करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पढ़ें। यदि किसी भी तरह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो, अंडरलाइन करो, उपराष्ट्रपति तुरंत ही उसका पदभार ग्रहण कर लेता है। कितनी बार तुम्हारे देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं? हाँ, अब बिल्कुल शांत होके सुनो। मैंने पूछा तुम्हारे देश के उपराष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बने हैं? अब सुनो, मेरी बात सुनो। 2 आदमी मरे थे, एक तो जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन। जब ये एक्सपायर हुए तो उपराष्ट्रपति बना था वीवी गिरी, और जो सीजेआई थे उनको तो नाम नहीं लोगे ना यहाँ, क्योंकि मैंने तो उपराष्ट्रपति कहा। जब ये गए तो बने बी जत्ती। एक जो बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन तैयारी करने वाले जानते हैं कि जब आपके सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, तो ये बीमार हो गए थे और ये इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे। तब आपके उपराष्ट्रपति थे कौन? एम हिदायतुल्ला। इनको मौका मिला था कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का। ये मौका इनको पहले भी मिला था जब यहाँ थे, लेकिन तब ये सीजेआई थे। इसीलिए मैंने स्पेशल कहा कि सोच के बताओ कि कितने उपराष्ट्रपति। तो 3 उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये भी उपराष्ट्रपति जब बने, ये भी और ये भी, 3 उपराष्ट्रपतियों को आज तक मौका मिला। लेकिन जब वो तुमसे घुमा के पूछेंगे ना कि जाकिर हुसैन के बाद और फखरुद्दीन के बाद कितने उपराष्ट्रपति, तो 3 मत टिक कराना, तब 2, क्योंकि जब ये यहाँ बने थे ना पहली बार, तब ये भारत के सीजेआई थे। यानी इस आदमी ने आपके देश की 3 पोस्ट पे काम किया। ये आदमी पहले आपके देश का सीजेआई रहा, तब उस टाइम इनको मौका मिल गया राष्ट्रपति के 20-25 दिन काटने का, तब ये सीजेआई थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया वीवी गिरी ने। और दोबारा जब ये उपराष्ट्रपति बने 5 साल के लिए, तब फिर ज्ञानी जैल सिंह जी अमेरिका चले गए, फिर इनको इस सीट पे बैठने का मौका मिला। ये कभी भी असली में राष्ट्रपति नहीं बने, यानी ये बने हैं कार्यवाहक। तो देश की 3 बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। कौन से बड़े आदमी? एम हिदायतुल्ला, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
फिर उपराष्ट्रपति, और उन दोनों पोस्ट पे रहते हुए एक बार कार्यवाहक और दूसरी बार कार्यवाहक। क्या ये समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो अगला देखिए। अब हम पहुंचे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाले पर ना। यदि किसी भी तरह राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति तुरंत ही उसका पदभार ग्रहण कर लेता है। कितने उपराष्ट्रपतियों ने ऐसा किया? 3। टोटल कितनी बार ऐसा हुआ? 4 बार। 4 बार कैसे हुआ? एक बार एक आदमी मरा, जाकिर हुसैन, 2 आदमी उसकी जगह पे आए, एक उपराष्ट्रपति और एक सीजेआई। फिर एक आदमी फखरुद्दीन एक्सपायर हुआ, बीडी जत्ती उपराष्ट्रपति। फिर एक आदमी विदेश चला गया उसका काम करने के लिए। फिर यानी कितनी बार ऐसा हुआ? 4 बार। आने वाले आदमी कितने हैं? 3, क्योंकि जो 2 बार आया वो एक बार सीजेआई की जगह से आया, एक बार उपराष्ट्रपति। चलो अगला पॉइंट देखना। यदि उपराष्ट्रपति पद भी किसी कारणवश रिक्त हो, अंडरलाइन कर लो, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को संभालेगा। कितनी बार ऐसा हुआ? 1 बार। लिख लो, केवल 1 बार। कौन सा सन था, किसी को याद हो? 1969 में। लिख लो यहाँ, केवल 1 बार, 1969। लेकिन जो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, आगे जाके वो क्या बना? उपराष्ट्रपति। उसको फिर मौका मिला उपराष्ट्रपति के पद से। नेक्स्ट टिक करना। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर होना जरूरी है। इसलिए तो किसको चिंता हो गई थी 2 महीने बाद? वीवी गिरी को, कि मुझे हटना पड़ेगा। कौन एक्सपायर हुआ था? जाकिर हुसैन। उनको लगा मैं 6 महीने में हट जाऊंगा, तो इस्तीफा दे दिया अपनी किस पोस्ट से? उपराष्ट्रपति, और बोले मैं इलेक्शन लड़ूंगा। कांग्रेस ने किसको खड़ा किया? नीलम संजीव। लेकिन नीलम से कौन चिढ़ती थी? इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस के वोट भी नहीं मिले, जमानत राशि भी जब्त हो गई। फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के खेतों में जाके फिर वापस आए, जयप्रकाश नारायण के बुलावे पर एक्टिव हुए, फिर लोकसभा के स्पीकर बने, और फाइनली फिर अकेले रेस में भागे और फिर फर्स्ट आए, निर्विरोध निर्वाचित। नेक्स्ट टिक करना। अच्छा, ये एक पॉइंट मैंने बताया भी था, बताओ इसका इलेक्शन कौन कराएगा राष्ट्रपति का? हाँ, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। इसके इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन ऑफिसर कौन बनेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, आईएएस होते हैं ये। जहां सचिव आए तो आईएएस समझ जाओ, बहुत बड़ी हस्ती। इसके इलेक्शन में सारा काम ये देखेंगे, ये देखेगा और ये देखेंगे। इसके बाद मान लो किसी बात पे इनकी बहस हो जाए और ये केस कर दें, तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। केस 4 साल बाद भी हो सकता है क्या? केस कब करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में? 1 महीने के अंदर अंदर। कम से कम कितने लोग? 20। और ये 20 कौन होने चाहिए? एमपी एमएलए टाइप के लोग, या कोई इतनी दमदार हस्ती। अब तुम कह दो नहीं मैं केस करूंगा राष्ट्रपति के ऊपर, तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का बेंच बनेगा और फिर वो डिसाइड करेंगे कि गलत हुआ या सही हुआ। अगर मान लीजिए इन 5 जजेस के बेंच ने 7 महीने लगा दिए, तो इन 7 महीनों में राष्ट्रपति अपना काम करेगा या बैठा रहेगा? और इसके किए सारे कामों को वैलिड भी माना जाएगा। अगला पॉइंट देखो। तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर, यहां लिख लो, चुनाव आयोग करवाएगा, इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इससे अगला पॉइंट बहुत काम का है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की, डबल टिक करना, विवादों की जांच और निर्णय का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होगा। ये कहीं लिखा है क्या? आर्टिकल 71 में, लिख लो यहां, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 पर कितने दिन में शिकायत देनी है? हाँ, यहां लिख लो नीचे, देखो 30 दिन में शिकायत दर्ज होगी। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद कहीं हम हटाएंगे इसको। 30 दिन में शिकायत दर्ज। कितने लोग कम से कम शिकायत करता हो? 20 लोग, वो एमपी एमएलए हो। 20 कम से कम शिकायत करता। नीचे लाइन पूरी वाइट जो जगह है ना, यहाँ साफ और अच्छा लिख लिया करो। 30 दिन के अंदर शिकायत दर्ज, 20 शिकायत करता। कितने जजेस की बेंच? 5। ये लिख लो, ऐसा ना एक जज को पैसे खिला दे। 5 जजेस की बेंच। अगले पेज पे आ जाओ। 5 जजेस की बेंच, 20 शिकायत करता, 30 दिन का समय। कहाँ शिकायत करनी है? सुप्रीम कोर्ट में। अगले पेज पर आओ। राष्ट्रपति के काम और शक्तियां, पहला पढ़ लेंगे। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया। पहली सामान्य और दूसरी संकट काल। कितनी बार संकट आया तुम्हारे देश पे? 3 बार।
पहली बार चाइना के कारण, फिर पाकिस्तान और फिर इंदिरा गांधी का आंतरिक आपातकाल। पहली हेडिंग पे आ जाओ, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। पहला पॉइंट, अनुच्छेद 53 पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो आपका कार्यपालिका प्रधान कौन हुआ? राष्ट्रपति। एग्जीक्यूटिव हेड है ये आपका, और उसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा। ये अधीनस्थ कौन है? मंत्री परिषद, यूपीएससी, सब अधीनस्थ हैं इसके। नेक्स्ट टिक करना, अनुच्छेद 74 क्या था ये? 52, 63, 74, ये मंत्री परिषद है, टिक कर लो। संघीय मंत्रिमंडल जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आगे पढ़ो बस। राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह भी देगा और सहायता भी देगा। क्या ये सच बात है कि सिर्फ ये सलाह देगा? ये कहेगा और राष्ट्रपति को मानना है। अगर नहीं माना तो कौन सा आर्टिकल? 56 में बताएंगे नहीं मान रहा, और 61 से फिर प्रक्रिया का प्रोसेस चला के हटा देंगे। अगला टिक करना, उसे संघीय शासन में संबंधित मामलों में सूचना पाने का अधिकार है। क्या राष्ट्रपति कोई सूचना मांग सकता है? किससे मांगेगा? प्रधानमंत्री से। सूचना सीजीआई से नहीं, सीजीआई से परामर्श मांगेगा। सूचना किससे मांगेगा? प्रधानमंत्री। बताओ भाई देश में क्या चल रहा है, कौन सी नीतियां बनेगी, इस तरह की। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 78 के अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाती है। सलाह किससे मांगता है ये? सीजीआई से। सूचना किससे मांगता है? प्रधानमंत्री। कौन सा आर्टिकल है? 78। ये बहुत बहुत पेपर में आएगा। पीएम और राष्ट्रपति के संबंधों पर आधारित कौन सा आर्टिकल है? 78, क्योंकि इसमें दिखाया कि भाई सलाह मांगेगा और वो सलाह देगा। अगले इस पे आ जाओ, प्रशासनिक शक्तियों में पहला पॉइंट टिक करना। पहले पॉइंट की सेकंड लाइन कौन कौन है, पढ़ लो ऐसे पूरा। राष्ट्रपति भारतीय संघ में अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे, अंडरलाइन करो, प्रधानमंत्री। फिर पढ़ो, उसकी सलाह से अन्य मंत्री टिक करो। अब अन्य मंत्री मर्जी के हैं या सलाह के? अगर पीएम किसी से चिढ़ता है तो क्या राष्ट्रपति उसको मंत्री बना देगा? नहीं। पीएम से चिढ़े तो फंसे। 9th क्लास की एनसीईआरटी में एक मैंने शायद बहुत पहले बताया भी हो तुम्हें, एक कार्टून है। अब मैं 9th 10th को पढ़ा रही हूँ ना, अब मैं बहुत सारी बातें उनसे भी जोड़ के तुम्हें बताती रहूंगी। एनसीईआरटी के कार्टून में क्या दिखाया है, यहाँ एक आदमी खड़ा है और जैसे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे ऐसे कोई जैसे भारी भरकम खाने का पतीला टाइप समझ लो। इसके यहाँ पे खड़ी हुई है इंदिरा गांधी और ये एक टेंट में है, और यहाँ बाहर लाइन में ना सारे लीडर्स ऐसे जैसे कार्टून में जीभ निकाल के नहीं होते और अपना अपना कटोरा लिए खड़े हैं। ये क्या दिखा रहे हैं कि ये इंदिरा गांधी का डिसीजन है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट और किसको कितना पैसा राज्य के रूप में दिया जाएगा। यानी सब किसके चहीते बन के रहना चाहते हैं? आज की तारीख में नहीं, सदा से ये चलता आया। इस कार्टून में किस दिन चलो मौका मिला मैं क्लास में भी दिखाऊंगी। कार्टून को देख के तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया कार्टून बना रखे हैं। इंदिरा गांधी स्पष्ट दिख रही हैं और यहाँ जितने लोग भिखारी की टाइप खड़े कर रखे हैं। लेकिन ये स्टेट के हेड हैं, सीएम है, बिल्कुल भिखारी जैसे कपड़े पहना के और कटोरा लेके कि लाइन लगी हुई है, मांग रहे हैं कि भैया हमारे स्टेट को दे दो, हमारे स्टेट को। ऐसे ही डिपार्टमेंट बदलते हैं, डिपार्टमेंट बंटते हैं। इन डिपार्टमेंट के बंटने में किसकी मर्जी चलती है? लेकिन देखने में लगता है शपथ कौन दिला रहा है? राष्ट्रपति। कोई भी इंसान अपने पद की शपथ लेता है या वो अपने डिपार्टमेंट की शपथ लेता है? पद का मतलब यहाँ मंत्री। भाई मैं मंत्री हूँ, मैं उम्मीदवार हूँ। मैंने पढ़ के सुनाई थी ना सारी कि इनकी शपथ। कहीं ऐसे लिखा था कि मैं जल संसाधन मंत्री बनने जा रहा हूँ, उसने कहा था मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। तो जिस पोस्ट पे है ना, डिपार्टमेंट की कोई शपथ नहीं होती। अगला पॉइंट देखो, तो प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और विदेशों में जितनी बड़ी पोस्ट हैं सब पे किसकी मर्जी के आदमी बैठे होते हैं? इसलिए जब भी सरकारें बदलती हैं, राज्यपाल अपना इस्तीफा पकड़ा देते हैं। क्यों? जो दूसरी पार्टी के होंगे ना, उनको उठा के पटकेंगे, छत्तीसगढ़ में भेज देंगे।
या नॉर्थ ईस्ट के ऐसे ऐसे इलाके में जहां रोज ये अपना आतंकवादी या इस तरह की घटनाएं हैं, नक्सलवाद के इलाके में कहीं भेज देंगे। तो राज्यपाल समझदारी दिखाते हैं और अगर सरकार उनके फेवर की नहीं आती तो तुरंत से उनको उठा के वहां से भेज देते हैं। मैंने शायद बहुत पहले एग्जाम्पल दिया हो शीला दीक्षित का, दिल्ली की सीएम रही 3 बार, कांग्रेस का बड़ा चेहरा। जब आगे सीएम नहीं बनी तो केरल की राज्यपाल बना दी। भाई केरल तो सबसे पढ़ा लिखा स्टेट। जैसे ही सरकार आई, मोदी सरकार, उठा के नॉर्थ ईस्ट में पटकने वाले थे। उन्होंने कहा रिजाइन ही पकड़ो, क्योंकि जितने इस तरह के लोग हैं उनको दुखी करने के लिए नॉर्थ ईस्ट या फिर आपका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ना, इसमें भेज देते हैं। चलो आगे देखेंगे। शासन संबंधी शक्तियों में पहला पॉइंट देखना, वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। डबल टिक करो, कौन सा आर्टिकल संयुक्त का है? 108, यहाँ लिख लो 108। क्या महाभियोग में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं आती, ये याद रखने की बात है। यहाँ लिख लो, लिखो महाभियोग में नहीं और धन विधेयक में नहीं। महाभियोग और धन विधेयक में नहीं। संयुक्त बैठक इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है और इसी में 4 पॉइंट बना के तुम्हें दुखी कर देंगे वो। आगे टिक कर लो, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित ये सब काम करता है। अगले पॉइंट पर आ जाओ। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों और राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति, विदेशों से संधियां करता है, समझौते करता है, सब राष्ट्रपति के नाम। यानी जितने संधि समझौते होते हैं, नाम किसका होता है? क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, लेकिन डिसीजन किसके चलते हैं? पीएम के। ये संधि करना पीएम की मर्जी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय ये राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। कौन सी सेनाओं का? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह का? ये डिफेंस की 3 ही विंग हैं, बाकी कहलाती हैं पैरा। पैरा का नहीं होता, ये डिफेंस का है। विधायी शक्तियों पे आ जाओ। अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। 3 चीजें पढ़ी है ना हमने, 79, 80, 81। 79 में क्या था? संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। तो संसद का पार्ट है, इसलिए 79 में लिखा है। ये टिक कर लो 79, संसद का अभिन्न अंग, क्योंकि 79 में है ही संसद। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन तो हम पढ़ के आए थे, कितने होने चाहिए कम से कम? क्या लिखा है तुम्हारे संविधान में? 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं। तो तुम्हारे यहाँ तो 6 महीने रुकते ही नहीं। फरवरी से मई, फिर जुलाई अगस्त, फिर नवंबर दिसंबर। तो कम से कम कितना होना चाहिए साल में? 2, लेकिन आपके यहाँ 3 होते हैं। ये टिक कर लो। अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करता है। अगले पे आ जाओ। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। ये भाषण खुद लिख के लाया था क्या? ये अभिभाषण है। किसने तैयार किया? मंत्री परिषद ने। और याद है, फिर उसको धन्यवाद प्रस्ताव भी लाते हैं कि आपने भाषण दिया इसके लिए। ये टिक कर लो 87, संयुक्त बैठक में भाषण। ये हमेशा अधिवेशन के यानी साल के पहले स्टार्टिंग वाले अभी इसमें होगा। अगला पढ़ लो। अनुच्छेद 85 के अनुसार, अंडरलाइन करना, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भी टिक कर लो। अनुच्छेद 108, यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किस किस में नहीं बुलाएगा? महाभियोग में नहीं बैठेंगे और धन में नहीं बुलाएगा। नेक्स्ट टिक कर लो। राज्यसभा, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनके द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इसको अंडरलाइन करना, साहित्य, कला, विज्ञान, विशेष सेवा। अनुच्छेद 80, पहले ऐसा एंग्लो इंडियन का भी था। जब ये बुक मैंने उनको लिखने के लिए दी तब थे एंग्लो इंडियन, कब खत्म हो गए? पिछले साल। कौन सा अमेंडमेंट? अब ये पॉइंट काट दो। अगला, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता, अब तो था हो गया, काट दो। और यहाँ लिख लो 104वां संविधान संशोधन 2 जनवरी 2020 से समाप्त। 104th अमेंडमेंट जनवरी 2019 से समाप्त। अच्छा 20 से 2020 से 19 में मैंने उनको ये बुक लिखने के लिए दी, तब तक था वो, जनवरी में खत्म हुआ। नेक्स्ट टिक करना, इसमें भी ठीक करो इसको। राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्य लिखे, अब कितने लिखे हैं? 12, काट के इसको 12 कर दो, क्योंकि कौन से नहीं आएंगे अब? एंग्लो।
12 व्यक्ति राज्यसभा काट दो, 2 व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत, अब ये नहीं है। विधेयकों पर निषेधाधिकार, मना करने की पावर, कितनी तरह की वीटो बता रखी है तुम्हें? 3। एक वीटो में क्या करेगा? एक वीटो है एब्सोल्यूट, एक वीटो है सस्पेंसिव और एक है पॉकेट। अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 वीटो मिलती हैं, तुम्हारे को एक भी नहीं मिलती, लिखी नहीं है लेकिन तुमने मान ली, क्योंकि आर्टिकल 111 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितने भी समय के लिए रोक सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब है जब राष्ट्रपति सीधे मना कर दे। अब सब लोग सुन लेना, फिर ये एक पेज बहुत आसान दिखेगा। सीधे मना कर दे, सीधे मना करने की राष्ट्रपति की औकात है क्या सच में? अगर मना करेगा तो कौन आ जाएंगे? वो कहेंगे उल्लंघन कर रहा है संविधान का। मना करने के कारण होते हैं, आज तक 2 बार इसका यूज किया, 1954 और 1991, और दोनों बार सुन के तुम समझ जाओगे इतनी हिम्मत राष्ट्रपति ने क्यों की और कैसे की। 1954 में तुम्हारे देश में पेप्सू नाम की एक जगह थी, पेप्सू, पंजाब, ये पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसमें आपके देश में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां के सारे पैसे वैसे का मामला देश देखता है, तो इनके पैसे का सारा मामला देश देख रहा था और वो कोई गलत नहीं था, ऐसा लिखा हुआ है, चलता रहा। 1954 में जब संसद ने इनके बजट के ऊपर कागज तैयार करके, फाइल तैयार करके राष्ट्रपति को भिजवाई, तब तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन हट गया। तो राष्ट्रपति ने कहा भाई इनकी अब सरकार अपनी बन गई और हम कौन होते हैं बताने वाले कि तुम ऐसे पैसा यूज करना, इसलिए मैं इस फाइल पे साइन नहीं करूंगा। तो राष्ट्रपति ने ठीक किया या गलत किया? संविधान के अकॉर्डिंग यही तो लिखा है ना भाई, जब सरकार है तो अपना खुद देखे। राज्य सूची का विषय 1991 में तुम्हारे देश में एक बहुत चलता फिरता सा प्रधानमंत्री आए थे, वीपी सिंह। वीपी सिंह जी आए और कल गिरने वाली है सरकार, आज बोले कल सरकार गिरने वाली है, उससे पहले ही धन विधेयक लाके और अपनी जो मंत्री हटेंगे या रहे हैं इतनी सैलरी बढ़ा ली, पेंशन में भी लाखों रुपए मिले, कल तो हमें हटना ही है, और बिना धन विधेयक को राष्ट्रपति की परमिशन के पेश भी कर दिया और अपनी सरकार से पारित करवा के और कह दिया अब इस पे साइन होते ही ये सब हम इसके हकदार बन गए। जब अगले दिन इनकी सरकार गिर गई और ये कागज किसके पास गया? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने कहा भाई ये मुझसे पूछ के तो पेश ही नहीं किया। धन विधेयक की एक कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन लेनी होती है। तो उस टाइम पे आपके देश में रामास्वामी वेंकट रमन थे, इन्होंने कह दिया मैं तो नहीं इसको साइन करूंगा, मुझसे पूछा ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी गलत नहीं किया, क्योंकि दोनों राष्ट्रपतियों की इतनी हिम्मत इसलिए हो पाई क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग वो सही काम कर रहे थे और कोई ये ब्लेम नहीं लगा सकता कि इन्होंने गलती की। तो कौन सी पावर यूज कर ली? अच्छा खासा जब टाइम चल रहा हो तब एब्सोल्यूट पावर नहीं यूज होती। अगली का नाम क्या है? सस्पेंसिव। सस्पेंसिव वीटो होती है जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक साइन करने को आए और उसकी आत्मा कहे कि ये गलत है और वो कह दे कि यार मुझे गलत लग रहा है, तुम एक बार इसे पुनर्विचार कर लो। अगर पुनर्विचार करने के लिए भेज दिया तो इसका मतलब उसने एक तरह से आनाकानी टांग अड़ाने की कोशिश कर दी। उसने क्या यूज कर ली? सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में राष्ट्रपति के हाथ बंधे हैं, अगर पुनर्विचार करके ऐसे का ऐसा जैसा था एज इट इज वापस आ गया, इसकी आत्मा गवाही नहीं दे रही, तब भी साइन करने पड़ेंगे। ऐसा आपके देश में 2006 में हुआ था जब एपीजे ने कहा था कि जया बच्चन यूपी के फिल्म बोर्ड की चेयरमैन या ऐसी बड़ी पोस्ट पे बैठी थी, उनको बहुत सारे पैसे मिलते थे और नौकर चाकर, रहने के लिए घर, यानी एक तरह से वो यूपी सरकार से वेतन ले रही थी और कोई भी वेतन सरकारी लेने वाला आदमी लाभ के पद पे होता है। तो उन्होंने कहा था ये गलत तरीका है, लाभ के पद पे बैठे और इसको मना कर रहे हो, लेकिन सरकार ने अपनी मर्जी से कहा कि ऐसा ही चलेगा थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। फाइनली एपीजे को उस पर साइन करने पड़े थे, यानी फिर भी कोशिश जरूर की थी। और इस कोशिश का नुकसान ये हुआ कि एपीजे अगली बार नहीं आए, 2007 में हटे तो फिर हट ही गए, वरना आ जाते दोबारा। पॉकेट वीटो का मतलब होता है जब मना ना करने का कोई तगड़ा कारण ना हो और सस्पेंसिव में फंस जाएगा, दोबारा साइन करने पड़ेंगे और मैं नहीं चाहता कि ये बने, तो फिर फाइनल मेरे पास क्या है? पॉकेट वीटो, जिसका यूज किसने किया था?
ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संबंधी अधिनियम, जिसका एक पॉइंट था कि कोई भी डाकिया शक होने पर किसी के भी लेटर को खोल के पढ़ सकता है, इन्होंने मना कर दिया था। उस दौर में ना पंजाब में बहुत बुरा हाल था। 1987 का दौर था जब पंजाब में 1992 तक राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। बहुत खराब स्थिति थी पंजाब में, क्योंकि इससे 3 साल पहले तो इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था और सरकार दमनकारी नीति का काम इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ लगातार गड़बड़ियां चली, 5 साल लगातार राष्ट्रपति शासन चलना ये बेइज्जती है किसी भी राज्य की और देश की। उस दौर में ज्ञानी जैल सिंह जी ने देखा कि ना तो मैं एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता, क्योंकि जो मैं काम करूंगा वो गलत होगा, फिर ये कह देंगे कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ना मैं सस्पेंसिव करूं क्योंकि ये वापस भेजेगा मुझे पता है। तो कौन से पॉकेट वीटो यूज कर ली? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। कौन से सन में? 1987 में। क्या ये तीनों समझ में आ गई? इसका यूज 2 राष्ट्रपतियों ने किया, राजेंद्र प्रसाद और वेंकट रमन। इसका एपीजे और इसका इस्तेमाल ज्ञानी जैल सिंह जी ने। जल्दी से इस पॉइंट को पूरा करें। विधेयकों पर निषेध अधिकार यानी मना करने की पावर। यूज ऑफ वीटो, इंग्लिश में टिक कर लो वीटो साइड में। यूज ऑफ वीटो, निषेध अधिकार, मना करना। पढ़ो पहला पॉइंट, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। नेक्स्ट भी टिक करना। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि वो विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी होगी। ये अंडरलाइन करके लिख लो, बाध्य है। अब वो फंस गया, उसको मना करने का दोबारा अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट पढ़ो, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या नहीं देने के बारे में निर्णय की समय सीमा, अंडरलाइन करो, समय सीमा का अभाव। और इसी को हमने क्या नाम बोल दिया? यही वीटो बोल दी, लिखा नहीं वीटो कहीं भी। समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करता है। दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। दूसरी बार कब जाएगा मामला? जब वो सस्पेंसिव का यूज करेगा, जैसा किसने किया था? एपीजे ने। अगर वो पॉकेट का यूज करेगा तो नहीं आएगा, बात आएगी ही नहीं सामने, जैसी किसने कर ली थी? ज्ञानी जैल सिंह। इसके बाद पढ़ लो, इस प्रकार राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति अंतिम नहीं है। अनुच्छेद 111। नीचे देखो, वीटो शक्तियों में वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? रोकना, मना करना। पूर्ण वीटो पे आ जाओ, इंग्लिश में टिक कर लो, एब्सोल्यूट वीटो, पूरी तरह मना। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता, राष्ट्रपति की इतनी हिम्मत है कि अनुमति ना दे? वो कब इतनी हिम्मत कर पाता है? जब कंडीशन संविधान के अकॉर्डिंग गलत हो, तब उसकी हिम्मत होती है। जैसे 2 बार किए ना उनने, लेकिन वो गलत था इसलिए कर पाए। ये टिक कर लो, किसी विधेयक को अनुमति नहीं देता। फिर पढ़ो, तो तब उस विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो वो पूर्ण वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है। सबसे पहले इस शक्ति का प्रयोग, अंडरलाइन करना, 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। यहीं ऐड कर लो, मैंने उनको दिया था, उन्होंने लिखा नहीं। 1991 में, सेकेंड पॉइंट फटाफट से लिखो, 1991 में रामास्वामी वेंकट रमन या आर वेंकट रमन ने भी एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो का प्रयोग किया था। 1991 में आर वेंकट रमन ने भी पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। इन्होंने क्यों किया था? क्या लॉजिक था? हाँ, धन विधेयक इनकी परमिशन से बिना पूछे इनसे पेश कर दिया। लिख लो यहाँ, क्योंकि धन विधेयक इनसे बिना पूछे पेश कर दिया था। क्योंकि धन विधेयक इनसे बिना पूछे पेश कर दिया था। और 54 वाले में क्या प्रॉब्लम थी? राष्ट्रपति शासन हट गया, तो अगले अपना काम खुद ना देखेंगे, मैं कौन? इसके बाद आ जाओ सस्पेंसिव वीटो पे। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित रखने के लिए, टिक करना, किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित, सस्पेंड रखने के लिए अनुमति देने हेतु अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है। डबल टिक कर लो, पुनर्विचार। अब उसकी मर्जी चलेगी अगली बार या बाध्य हो गया? बाध्य हो गया। पढ़ लेना, लौटाए जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलंबन है, क्योंकि अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट, संसद द्वारा पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। लिख लो यहाँ, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया था। कांग्रेस सरकार थी तब। 2006 में
राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। किस मामले में था ये लाभ के पद के लिए। लिख लो यहाँ लाभ का पद, लेकिन फिर साइन करने पड़े, लाभ का पद। और इससे अगला है जेबी वीटो, ये कितनी बार यूज हुआ है? एक बार। तो इसका मतलब आर्टिकल 111 के तहत कितने राष्ट्रपतियों ने पावर यूज की है? 4। पहला कौन था? राजेंद्र प्रसाद। फिर कौन था? उसी फॉर्म में आर वेंकट रमन। तीसरा कौन था? ज्ञानी जैल सिंह जी। और चौथा कौन है? एपीजे। अगर सीक्वेंस में कहें तो पहला राजेंद्र प्रसाद, फिर ज्ञानी जैल सिंह जी, फिर आर वेंकट रमन और फिर एपीजे। जेबी वीटो पढ़ लो। जब राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमति के लिए भेजे गए, अंडरलाइन करना, विधेयक पर न तो अनुमति देता है न ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजता। अगर पुनर्विचार के लिए भेज देगा तो हाथ बंध गए, फिर क्या करेगा? दूसरी बार में बाध्य है। अगर एब्सोल्यूट यूज करेगा तो कहेंगे हमारी बात नहीं मान रहा, इसके खिलाफ क्या ले आओ? महाभियोग। तो वो सेफ हैंड रहेगा, उस पर ना हाँ न ना। तो ये जेबी या पॉकेट वीटो कहलाता है। अगला भी टिक करना। इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जो पहले कहाँ के सीएम थे? पंजाब के, ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया। अनुच्छेद 368, क्या था 368? संविधान संशोधन। टिक कर लो। संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी होता है। लेकिन राष्ट्रपति, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, संविधान संशोधनों पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति किस संशोधन पे वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? हाँ, और धन विधेयक पर भी लिखो यहाँ। क्या उस पर रोक लेगा धन विधेयक पे? नहीं, बाध्य है पहली बार में ही। यहीं लिख लो, संविधान संशोधन के पास लिख लो धन विधेयक पर भी। यानी किन दो चीजों में राष्ट्रपति 111 आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता? आर्टिकल 368 के तहत हम क्या करने वाले हैं? संविधान में संशोधन। तो राष्ट्रपति नहीं बोलेगा, पहली बार में ही साइन करेगा, और धन विधेयक पे फर्स्ट टाइम में। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।